हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो हम लोगों का जो रेलवे जनरल साइंस का सीरीज़ चल रहा है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उसका आज 9th क्लास होगा जो कि फिजिक्स के ऊपर होगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो ये 9th लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग का 3-3 करके हर एक का ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद जो भी बाकी होगा वो एक सीक्वेंस में करते चलेंगे। 2-3 दिन से कोई लेक्चर नहीं आ रहा था, मेरा भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए। तो आज का लेक्चर फिजिक्स के ऊपर था होगा, और ये होगा फोर्स एंड प्रेशर। ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जो कि हम लोग पिछले क्लास में जब फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे थे, तो मोशन में हमने बोला था कि जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशंस वगैरह वो हम प्रेशर या फोर्स के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो वही आज का चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर, जो कि 1+1 चैप्टर टाइप। पता है आपको कि एक क्लास में एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे हम लोग, और टोटल कंटेंट जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और सिलेबस के बारे में एक बताए तो सिलेबस में हम लोगों का दो दो खत्म हो चुका है। ये तीन थर्ड लेक्चर होगा फिजिक्स के ऊपर, और इसके बाद हम ग्रेविटेशन करेंगे और छोटा सा फ्लूइड का पार्ट दिया हुआ है, तो वो भी ग्रेविटेशन के अंडर कर लेंगे। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट वगैरह एक सीक्वेंस में करते चलेंगे। ठीक है, जब हम एक के बाद एक करेंगे ना, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि सीक्वेंस में ही हो रहा है। जब हम मोशन कर रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत सारा कुछ काम में आया। उसके बाद आज जब हम फोर्स और प्रेशर करेंगे, तब आप देखेंगे मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब फोर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आसान रहेगा समझने में। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम लोग, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। तो आज का लेक्चर होगा फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, जो कि हम लोगों ने जब मोशन किया था तब हम लोगों ने छोटा सा डिस्क्राइब किया था मोशन क्या होता है, कितना टाइप का मोशन होता है। लेकिन मोशन में एक चीज़ जो हम लोगों ने नहीं बताया था वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो 3 मोशन होता है न्यूटन्स का, वो हम लोगों ने अभी तक नहीं बताया, तो उसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो फर्स्ट जो लॉ है न्यूटन का, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, और इसको और एक नाम से हम जानते हैं जी, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्यों बोलते हैं इसको, पहले लॉ देख लेते। लॉ ने क्या बोला है कि इट स्टेट दैट द एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस अ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। मतलब कोई एक वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई वस्तु कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहा है तो मूविंग ही करता रहेगा, अगर एक बाहर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु कॉन्टिन्यूसली मूविंग ही हो रहा है तो मूविंग ही करता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए कौन रोकेगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स ही उसको रोक सकता है या चेंज कर सकता है उसका प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिक हो गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बॉडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी भी जो हम लोग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी प्रोवाइड करता है उसको ही हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कोई वस्तु अगर किसी भी स्टेट में है, मान लीजिए रेस्ट में है कि मोशन में है, कोई भी स्टेट में होगा, तो वो बॉडी क्या करेगा, वो अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगा, तो बॉडी अपने जो स्टेट में है वही में उसमें ही रहने की कोशिश करेगा। तो क्या हो गया, तो उसको अपोज कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसको अपोज कर रहा है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ही हम बोलेंगे इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया 3 टाइप का होता है। ठीक है, इनर्शिया मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द बॉडी। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसका स्टेट उसने चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। पहला जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में, तो वस्तु क्या चाहेगा कि मेरा बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाइड होगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी क्या करेगा, उस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा।
तो उस जो अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको ही हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट के दौरान जो बॉडी अपोज कर रहा है उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है तो मोशन के अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया और उस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी तो उसका जो मूविंग है वो मूव करता ही रहेगा, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स को रोकने की कोशिश करे। तो इसको हम जो बॉडी जो एक्सटर्नल रेजिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में अगर वो कोई बॉडी जा रहा है और इसको हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो बॉडी जो रेजिस्ट करेगा या इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अपोज करेगा, उसको बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखें ना तो अच्छे से समझ में आएगा कि इंटरनल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोल रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई अगर ग्लास के ऊपर हम लोग एक कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिए, ठीक है, मान लीजिए अगर हम जल्दी से इस कार्डबोर्ड को हटा दें, ठीक है, तो क्या करेगा कॉइन, कॉइन तो उसका स्टेट क्या था, उसका स्टेट तो रेस्ट था, स्टेडी स्टेट था, तो कॉइन क्या करने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टेट को, उसका स्टेट को जो है वही रखने की कोशिश करेगा। तो कॉइन जब कार्डबोर्ड मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो कॉइन है वो नहीं मूव कर रहा है उसके साथ, ठीक है, तो कॉइन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ग्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसके स्टेडी स्टेट होने की लिए। उसके बाद जो गाछ में जो फल लगा हुआ था, अगर गाछ को हम हिलाएंगे तो क्या करेगा, फल तो क्या था, फल गाछ में स्टेडी स्टेट में था, रेस्ट में था, अगर गाछ को हिलाएंगे तो गाछ का जो हर एक जो डाल वगैरह है वो हिल जाएगा, लेकिन जो फल होगा वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो इसलिए फल गैस से नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो रोलर कोस्टर राइड अगर हम कभी किए तो उसमें क्या होता है, रोलर कोस्टर राइड में अचानक से स्टार्ट हो जाता है और स्पीड पकड़ लेता है, तो उसमें क्या होता है, अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो हम लोग का बॉडी जब रेस्ट में था, हम लोग का बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट तो हम लोग का रोलर कोस्टर के साथ कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा, रोलर कोस्टर के साथ आगे जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट होगा, ठीक है, अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट वो नहीं कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा, स्टेडी स्टेट या रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम, ये तो आगे चल रहा है तो ये स्टेडी स्टेट में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फील करेंगे कि हम पीछे की तरफ एक बेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सडनली जब कोई रोलर कोस्टर फॉल कर रहा है या चल रहा है तो उससे हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, अगर कोई हम देखें तो कोई ड्राइविंग वगैरह जब करते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, सीट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, नहीं सीट बेल्ट नहीं पहनते तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं और क्यों होता है ये चीज़, जो हम लोग अचानक से गाड़ी रोक देते, एक स्पीड में आ रहे, फिर एक स्पीड ब्रेकर आया कि ट्रैफिक आया, तो क्या करते हैं, अचानक से गाड़ी रोक देते। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का जब मोशन में था, ये मोशन में था जब कंडीशन बॉडी, तो ये बॉडी स्टेबल था, ठीक है, अगर अचानक से रोक दिया तो रोकने की वजह से क्या हुआ, जो हम लोगों का लोअर बॉडी पार्ट है ये तो पीछे चला गया, ठीक है, ये तो रुक गया, ठीक है, बॉडी कार रोका तो इसके साथ हमारा बॉडी पार्ट भी रुक गया, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है जिसमें कार से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो वो क्या करेगा, मोशन करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा, सामने की तरफ तो जा रहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था कि हम लोग मोशन कर रहे हैं तो मोशन ही करेंगे, तो इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग का जो अपर बॉडी पार्ट हो सामने की तरफ झुक जाता है, बैक क्या था वो पीछे की तरफ था, तो इसलिए ऐसा फील आता है कि हम सामने की तरफ जा रहे हैं। अगर यहीं पे हम सीट बेल्ट ना पहने तो क्या होगा, हम कांच से डायरेक्ट जो कांच होगा सामने उससे टकरा जाएंगे, ठीक, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो सीट बेल्ट है वो पहनना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हम लोग का जो बॉडी है अपर पोर्शन वो मोशन में रहता, तो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो सामने जा रहा है ना, और ये वाला सेक्शन पीछे आ रहा है। और उसके बाद जो होता है ना डाइवर थ्रोन, विंडशील्ड में अगर कोई जाके गिर गया, उसके बाद जो राइडर फॉल फॉरवर्ड व्हेन द हॉर्स स्टॉप रनिंग, ठीक है, सेम चीज़ जो अगर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, अगर हॉर्स रुक गया, फिर ठीक है, मान लीजिए एक स्पीड से जा रहा है, हॉर्स अचानक रुक गया, तो जो राइडर होता है वो क्या करता है, एक सामने की तरफ झुक जाता है, क्यों होता है कि हमारा बॉडी पार्ट जो वो मोशन में कर रहा था, मोशन कंटिन्यू कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मोशन में ही जाने की कोशिश कर रहा है, इसको तो हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, अगर कोई हम लोग अगर बस में ट्रैवल किए तो एक चीज़ हम लोग नोटिस किए कि अगर बस एक टर्न ले रहा है, ठीक है, हम लोग का बस है, बस अगर इस तरफ जा रहा था, ठीक, अचानक एक टर्न लिया ऐसे, ठीक है, रास्ते में ऐसे टर्न आ गया, तो ऐसे टर्न लिया तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का बॉडी भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है,
तो इसलिए क्या होता है, जब डायरेक्शन भी चेंज होता है तो हम लोगों का जो बॉडी था वो तो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इनर्शिया है हम लोगों का, जो इनर्शिया इंटरनल इनर्शिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी मदद से हम क्या देखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि व्हेन ए व्हीकल मेक्स ए शार्प टर्न, अगर एक टर्न ले, द ड्राइवर लीन ऑन द अदर ऑन साइड। ठीक है, ऐसे एक टर्न लिया, ठीक है, तो हम लोग का बॉडी इस तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने तीन इनर्शिया, फर्स्ट लॉ पहले देख लिया, उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात कर लिए। इसके बाद हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम हम बचपन से देखते आ रहे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मोमेंटम को जो जनरलाइज जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोमेंटम इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है दैट डिस्क्राइब द हाउ डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसको हाउ डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी होगा, इसका मास होगा। ठीक है, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको रोकने के लिए उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा उसको ही हम बोलेंगे मोमेंटम की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा ये तो वेक्टर होगा, इसलिए ये टोटल मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम फोर्स में बात करेंगे तब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसका डायमेंशन के बारे में बात करें, डायमेंशन केजी, इसमें एम टू द पावर 1 आ गया, मीटर लेंथ का हो गया एल टू द पावर 1, और सेकेंड नीचे तो टी टू द पावर -1। तो मोमेंटम के बारे में ये सब, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग का अगर मास दे दे, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी दे दे, मोमेंटम पूछ लेगा, मोमेंटम दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, मास पूछ लेगा। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी वस्तु का जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंजेस हो रहा है उस वो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन। मतलब जो मास है और जो एक्सेलरेशन है इन दोनों का प्रोडक्ट के समान होगा। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इसको हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने बोल दिया कि सेकेंड लॉ मीन्स जो चेंज इन जो इस ये क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या कैसे आ गया, तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए एक वस्तु है m, इसमें एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F, उसके बाद इसका पहले जो वेग था वो था u, वेलोसिटी u था, उसके बाद इसका जो मास m होगा, और इसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो u था, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब हम क्या पढ़ा था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें मास इनटू वेलोसिटी कितना होगा, एम यू, और इसमें मास इनटू वेलोसिटी कितना होगा, एम वी। तो इसका मोमेंटम आ गया एम यू p1, और इसका मोमेंटम कितना आ गया p2 एम इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, मोमेंटम की कितना चेंज आ गया, एम वी माइनस एम यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज होगा, ये हो गया हम लोग का फाइनल मोमेंटम, और ये था इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कोई भी चीज़ होगा तो उसका टाइम तो लगेगा, तो टाइम इंटरवल से अगर डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ गया। तो इसको ही हम अगर एम कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या देखने को मिल रहा है, वी माइनस यू बाई टी, और इसको हम क्या कहेंगे, v माइनस यू बाई टी। याद है ना, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ा था मोशन के चैप्टर में, तो इसको हम एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम,
याद है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिंपली एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो एफ इजिकल टू एम इंटू ए का जो कॉन्सेप्ट है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कहाँ से आया, मोमेंटम से आया, ठीक है। जो मोमेंटम चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो रहा है, तो इससे हमारा जो एक्सेलरेशन है इसका कॉन्सेप्ट आया, और इसके बाद फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। अगर फोर्स की जो सी जी एस और एस आई यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो सी जी एस यूनिट होता है इसका डाइन, और एस आई यूनिट होता है न्यूटन। और इसको जो डिनोट कैसे करेंगे, सी जी न्यूटन इज इक्वल टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जी एस यूनिट क्या होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड का। और इसका डायमेंशन को हमको अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है, फोर्स का। क्योंकि फोर्स का जो हम डायमेंशन याद कर लेंगे तो फोर्स तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर जब आएगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो उसमें भी फोर्स का आ रहा है, ठीक है, उसमें डायमेंशन निकालने की आसान रहेगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो वर्क पावर एनर्जी होगा, जो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसमें भी फोर्स आएगा। तो हम फोर्स का अच्छे से याद करेंगे कैसे आ गया। तो हम जब प्रेशर वर्क इन सब का जो डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा तो वो आसान रहेगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, के जी। तो इसका एम टू द पावर वन आ गया मीटर, लेंथ का आ गया एल टू द पावर वन, एंड सेकेंड स्क्वायर को हम टी टू द पावर माइनस टू के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसको हम न्यूटन बोल सकते हैं और इसको डाइन बोल सकते हैं। और न्यूटन और डाइन के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, जिसको आप बोलेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और यहाँ पे कुछ है कि एफ को क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स अप्लाइड। जो नेट फोर्स हमने अप्लाइड किया था वो एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ए। तो हम लोगों को पता चल गया कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है। सेकेंड लॉ यही बोल रहा है कि लेंथ चेंज, जो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किससे समान होगा, वो होगा जो मास, जो हम लोग का जो टोटल का बॉडी का मास होगा एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट के समान होगा। और इसमें से ये कैसा आ गया, हम लोग को अभी देखा कि चेंज इन मोमेंटम से ये मास इन फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसा है, ये देख लिया हर एक स्टेप। इसके बाद जो हम लोग अगर एग्जाम्पल दे डेली लाइफ में, अगर कोई सेकेंड लॉ का, जो एथलीट स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग द रेस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। अगर कोई एथलीट होगा, आप देख सकते हो, अगर फिनिश लाइन पे आ गया या फिनिश लाइन पे आ गया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उसका जो फिनिशिंग के बाद वो क्या करेगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, विथ टाइम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। अगर कोई बॉल, कोई क्रिकेट आप देखते हो, तो अगर कोई कैच कर रहा है, ऐसे मान लीजिए कोई कैच पकड़ रहा है, ठीक है, वैसे बॉल आ रहा है तो क्या कैच कर रहा है, तो अगर बॉल को क्या हाथ को वहीं पर स्टेबल रखे, तो हम लोग का हाथ पे बॉल का जो इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर बॉल के साथ थोड़ी देर हम क्या करेंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, तो क्या होगा, बॉल का जो इम्पैक्ट है वह हम लोग के हाथ पे वो ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो इससे ही हम जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम समझ सकते हैं कि मोमेंटम, इसका मास एंड एक्सेलरेशन, हर कुछ इससे समझ सकते हैं। उसके बाद है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है, PYQs, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट किससे मेजर कर सकते हैं, मास से। एक लाइन यहाँ पे देखे नहीं, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका प्रोवाइड किया होगा इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या था, द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द बॉडी ही प्रोवाइड कर रहा है, अपोज कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है। तो बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इससे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी का जो मेज़र होता है, जो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो मेजर्ड बाय उसका मास होगा। उसके बाद मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज मोमेंटम, मतलब P दिया हुआ है हम लोगों का, P दिया हुआ है, द वेलोसिटी इज V दिया हुआ है, व्हाट इज द मास। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें मास निकालने बोला है, तो इससे P/V करेंगे सिंपली। तो P/V करेंगे 50/5, 10 kg आ जाएगा। और यूनिट भी हम देख लेंगे कि यूनिट भी ठीक है, यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड है, और इसमें भी kg मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम चेंज करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स
इलिस्ट्रेटेड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किसने डिस्क्राइब किया अच्छे से? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल स्टार्ट स्लोइंग डाउन। ठीक है, ये हम लोग जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, ये तो नहीं होगा। विच वाइल कैचिंग द फर्स्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ये सेकेंड लॉ से हम दिया किया था ना, जो कैच कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हाथ जो है वो थोड़ी देर नीचे जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। उसके बाद व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर वॉज आर थ्रोन बैकवर्ड। कोई बस अगर, और ये कॉन्सेप्ट किसका था, अगर ये तो था हम लोगों का जो फर्स्ट लॉ था उसमें आ गया, ठीक है। तो ये अगर हम अच्छे से बोले तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई बस अगर सडनली स्टार्ट हो रहा है, सडनली स्टार्ट हो रहा है मतलब रेस्ट पे था, रेस्ट में से सडनली स्टार्ट हो रहा है, और उसमें क्या था, पैसेंजर तो बैठा था, वो तो रेस्ट में था, तो पैसेंजर क्या करेगा, उसका अपर बॉडी पार्ट वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो इनर्शिया होगा तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यही था हम लोगों का जो फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट, यही था। और लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट ये सब थर्ड लॉ में आएगा। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज कॉल्ड? ऑब्वियसली न्यूटन सेकेंड लॉ जो मोमेंटम के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगर देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इनर्शिया ऑफ द इनर्शिया इज मैक्सिमम, किस में इनर्शिया का मान सबसे ज़्यादा होगा, किस में होगा, जो बिटवीन द रबर बॉल एंड द स्टोन, स्कूटर एंड अ बस, ट्रेन जिसका मास ज़्यादा होगा, ट्रेन एंड एरोप्लेन जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपली ए 70 kg मैन पुशेस 50 kg मैन विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, विथ हाउ मच फोर्स डिड द 50 kg मैन पुश द अदर मैन। मतलब एक 70 kg का मैन है और 50 kg का मैन है, एक 70 kg का मैन 50 kg के मैन के ऊपर 50 न्यूटन लगा रहा है, और 50 kg मैन 70 kg के मास बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, सेम 50 न्यूटन ही तो लगाएगा ना। तो जो हम लोग ये जो सारा क्वेश्चन है ये थर्ड लॉ के ऊपर है। थर्ड लॉ में क्या बोल रहा है कि जो फोर्स हम लगाएंगे वही फोर्स हम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये 50 लगा रहा है तो ये 50 ही लगाएगा ना इसके ऊपर। अगर द टू फोर्सेस ऑफ 10 Newton and 50 Newton are applied on an object in the same direction, then what will be the force acting on the object? अगर कोई एक वस्तु के ऊपर दो सेम, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो नेट फोर्स हो जाएगा दोनों सम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का फोर्स के ऊपर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो कि सेकेंड लॉ के में आएगा। तो इसमें क्या, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मास जो भी हम लोगों को बताया गया है वो हम लोग लिख लेंगे, मास बोल दिया तो मास लिख लेंगे 5 kg, ठीक है। उसके बाद और द पीरियड ऑफ द टाइम, फॉर कितना टाइम के लिए किया हुआ है, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 to 7। वेलोसिटी में कितना चेंज है, क्या चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू की चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन हम निकालेंगे 7 - 4/2, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, 1.5 इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें से हम यहाँ से इजीली फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना आ गया, 5 × 3/2, 7.5 न्यूटन। और इसका देखेंगे तो केजी था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन आ जाएगा। यहीं पर अगर ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो क्या होता, डाइन हो जाता, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और ये सेम है, इसका मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो सारा जो यूनिट होगा न्यूटन के अंडर आएगा। और सेम क्वेश्चन इनिशियल फोर्स यू दिया, और इसमें हम लोग मोशन में डिस्क्राइब किया था कि अगर किलोमीटर पर आवर है और उससे मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड है उससे किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो कैसे चेंज करेंगे। तो एम 5/18 से यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड के बोला है हम लोग हैं, तो ये निकालेंगे। और कोई वस्तु अगर लास्ट में स्टॉप हो रहा है, कोई ब्रेक अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप हो रहा है, तो स्टॉप होने के क्या मतलब है कि उसका जो लास्ट वो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा।
और कोई वस्तु अगर रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट स्टार्ट कर रहा है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। यहाँ पे ब्रेक किया और स्टॉप हो रहा है तो मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। मोमेंटम अगर देखेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम ये वाला छूट गया था ना हम लोग का। अच्छा, तभी बोले कि मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया, मोमेंटम नहीं देख। तो मोमेंटम देख लेते हैं एक बार। फोर्स तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कर ले। तो मोमेंटम देख लेते हैं। फोर्स क्या था? फोर्स था तीनों चीज़ों से है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। द फोर्स इज द समराइज्ड ऑफ द इक्वेशन न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास केजी में हम डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और इसका जो मेजर करेगा ये न्यूटन में करेगा और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ए, एफ। पता है हम लोगों का एफ इक्वल टू एम इंटू ए। एम अगर निकालने बोले तो एफ बाई ए हो जाएगा, और सिमिलरली ए निकालने बोले तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो ये तीनों एक फॉर्मूला से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, अगर दो दिया हुआ तो मास भी निकाल सकते हैं, अगर फोर्स एक्सेलरेशन दिया हुआ और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्स में ही तीन कॉन्सेप्ट और हम पढ़ेंगे। एक तो होता है थ्रस्ट, एक होता है टॉर्क एंड एक होता है ड्रैग। तीनों फोर्स में क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु अगर जेट है, जेट एक थ्रस्ट दे रहा है, मतलब एक इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर कोई वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। टॉर्क क्या हो? टॉर्क होगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किन चीज़ों के ऊपर होगा? अगर किसी वस्तु को अगर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसको हम टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस द चेंजेस इन द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंजेस क्या होगा? रोटेशनल, अगर किसी में रोटेशनल मूवमेंट होगा, ठीक है। किस में? अगर कोई नट बोल्ट को टाइट करेगा प्लास से, ठीक है, कि प्लास होगा तो इससे हम टाइट करेंगे तो इसका एक रोटेशनल स्पीड आएगा। तो इसमें जो चेंजेस आएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह, तो उसको हम बोलेंगे टॉर्क। और ड्रैग क्या होगा? ड्रैग होगा डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई वस्तु, अगर एक कार सामने जा रहा है तो ये जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर क्या कर रहा है? इस कार के ऑपोजिट में जा रहा है और कार का जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ही हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। जो बाय द एयर जो दे रहा है उसको हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हम छोटे छोटे पिक्चर की मदद से समझ ले। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल जो फंडा है वो है कि जो आफ्टर कॉलिशन एंड बिफोर कॉलिशन उसका मोमेंटम, जो नेट मोमेंटम होगा वो कॉन्जर्व रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु है m1 और एक वस्तु है m2। दोनों वस्तुएं अगर ये एक दूसरे के साइड ऊपर आ रहा है, ठीक है, कॉलिशन कर रहा है, तो m1 आ रहा है u1 वेलोसिटी में और m2 आ रहा है u2 वेलोसिटी में। आफ्टर कॉलिशन एक दूसरे पे आ गया और टकरा गया, ठीक है। टकराने के बाद ये m1 वस्तु इधर जाएगा, m2 वस्तु इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका जब वेग होगा वो v1 हो जाएगा और इसका वेग होगा v2 हो जाएगा। और इसका m1 m2 तो दोनों था ही। तो इसका जो आफ्टर कॉलिशन एंड बिफोर कॉलिशन का जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा मतलब इसका मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसका मोमेंटम अगर निकले, मोमेंटम इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास हम लोग को पता है यू एम वन यू वन, पी टू इज इक्वल टू P2 नहीं, P इनिशियल है और P फाइनल है, ठीक है। अगर इसको जूम करेंगे हम तो देखेंगे कि Pi इज इक्वल टू M1 U1, P1 बोल देते हैं इसको और P2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, Pi होगा B1 इज इक्वल टू M1 U1, P1 इज इक्वल टू M2 U2, ठीक है। उसके बाद फाइनल जब होगा M1 V1 और इसका फाइनल जो होगा M2 V2 हो जाएगा। और तो दोनों का मास से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोल रहे, जो दोनों का मोमेंटम होगा ये मोमेंटम ऑलवेज कॉन्जर्व रहेगा, मतलब ये मोमेंटम ऑलवेज सेम रहेगा दोनों का समेशन। और यहाँ पे बात किया तो मास ऑफ पिस्तौल के बारे में अच्छा बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या है M1 U1 प्लस M2 U2। M1 इसका सिंपल फॉर्मूला है कि M1 U1 इज इक्वल टू M2 U2 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। ये था इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें क्या बोलेगा कि M1 V1 के बारे में बता देगा, एक U1 बताएगा, U2 बताएगा, V1 बताएगा, तो V2 निकालने की बोलेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा।
और इसके बाद जब फायरिंग के बारे में बात करेंगे, जो बुलेट फायरिंग होता है पिस्तौल की मदद से, पिस्तौल कितना पीछे जाएगा, कितना उसका मोमेंटम कितना होगा, तो इसमें भी अगर मान लीजिए कोई पिस्तौल होगा, एक पिस्तौल है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग के पास एक पिस्तौल है और पिस्तौल से बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है, बुलेट फायर हो रहा है तो पिस्तौल का एक मास होगा एम, कैपिटल एम, बुलेट का मास होगा स्मॉल एम। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, पिस्तौल की वेलोसिटी मतलब पिस्तौल जब बुलेट फायर हो जाएगा, पिस्तौल पीछे की तरफ फायर होगा, ठीक है, पीछे की तरफ एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो उसके लिए उसका वेलोसिटी कैपिटल पी और बुलेट का जो वेलोसिटी होगा स्मॉल बी से हम डिनोट करेंगे। तो टोटल एनर्जी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन में हम लोग क्या देखा था जी, टोटल मोमेंटम ऑफ द बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन बिफोर कॉलिशन सेम होगा, तो इसमें टोटल मोमेंटम क्या होगा मास ऑफ द पिस्तौल इंटू मास वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, ऐसे करके हम अगर सारे कुछ दोनों ऐड करेंगे और इक्वल करेंगे तो इसमें ये ज़ीरो क्यों था, अगर फायरिंग किया, फायरिंग के पहले उसका वेग तो ज़ीरो था, पिस्तौल तो रेस्ट में था, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और इसका बुलेट का भी वेलोसिटी ज़ीरो था और इसके दोनों का वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हम लोग का, और ये वाला क्वेश्चंस जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे बुलेट का दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कैपिटल एम स्मॉल एम दिया हुआ है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द हॉराइजॉन्टल फायरिंग हुआ है, वेलोसिटी एथो फ्रॉम द पिस्तौल ऑफ 2 kg, 2 kg मतलब इसका जो मास है बुलेट का वो 2 kg, और इसका ग्राम में, तो इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे, kg को कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 kg हो जाएगा, और ये मास हो जाएगा m2 कैपिटल एम, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, पिस्तौल का जो एंड वेलोसिटी होगा, रिकॉयल के बाद जो वेलोसिटी होगा, मतलब फायर करने के बाद जो वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल मतलब जो फायर करेंगे, तो अगर एक बंदूक से कोई गोली फायर करेगा तो उसके पीछे में एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे रिकॉयल, ठीक है। तो पिस्तौल का मतलब इसने कैपिटल वी पूछ लिया और इसने स्मॉल वी बताया, और इसमें जो इनिशियल जो वेलोसिटी हो दोनों ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, बिफोर फायरिंग तो दोनों ही ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ज़ीरो होगा, तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा, तो ये यहाँ पे मतलब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एम कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे करेंगे कि m1 v1 इज प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इससे सारा कुछ निकल जाएगा। तो इसमें ये दोनों जो u1 v1 है, u1 u2 है, u1 u2 ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही रेस्ट में था, और इसमें v1 और v2 दिया हुआ है, ठीक है, v1 दिया हुआ है और v2 निकालने की बोला है, ठीक है, तो ये हम लोग, और मास तो पता है हम लोगों का, तो इससे हम निकल जाएगा। तो ये एक ही फार्मूला के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है, और पिस्तौल के केस में u1 u2 हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे कि ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, एक कार है या ट्रक, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉलिशन कर रहा है, तो बिफोर कॉलिशन इसका देखेंगे मास वगैरह तो सेम ही रहेगा, उसके बाद आफ्टर कॉलिशन में क्या देखेंगे, इसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जो इनिशियल था इसका मास, और यहाँ में कुछ और दिया है कि इसका जो 20 kg मास इसका दिया है, मूविंग एट अ स्पीड वी बोल दिया कि कोलाइड विद अ कार स्टॉप एट अ ट्रैफिक लाइट, ठीक है, आफ्टर द कॉलिशन बोथ मूव टुगेदर एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मतलब दो कोलाइड करने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, एक 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मदद से दोनों ही चल रहा है, ठीक है। द मास ऑफ द कार इज, तो कार का मास कितना होगा, इसका मास पूछ लिया, ठीक है, तो इसका मास में क्या करेंगे, m1 a1 बता दिया है, m2 u2, ठीक है, m2 u2, ये वाला हम लोगों ने पूछा है कि कार का मास क्या होगा, u2 मतलब जो कार का जो इनिशियल था वो हम लोग बताए कि वो ज़ीरो था, तो कार कहीं पे खड़ा था, ठीक है। उसके बाद m1, उसके बाद जो उसका वेलोसिटी है दोनों का सेम है, इसका फॉर्मूला क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, और इसमें क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ पे क्या देखेंगे दोनों का वेलोसिटी सेम बोल दिया, तो m1 प्लस m2 अगर करेंगे और इसके बाद v कॉमन ले लेंगे तो v तो सेम है, v का 8 होगा, और ये वाला हम लोगों को निकालने बोला है, और ये था 2000 प्लस m2 इंटू 8,
ऐसे हम निकाल सकते हैं एम की। तो एक ही फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और 2-3 चीज़ बाकी है जो कि हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहा है कि जो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर एक्शन करेंगे उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, अगर कोई दीवार है, यहाँ पे दीवार में हम मुक्का मारेंगे, ठीक है, तो दीवार पे तो फोर्स लगेगा, और दीवार भी हम लोग के हाथ के ऊपर एक सेम इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा, तो इसलिए तो हमारे हाथ में दर्द होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बोट में है आप, ठीक है, बोट में यहाँ पे पैर रख के यहाँ पे सामने की तरफ जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्शन तो रहे, बोट भी अपनी तरफ एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और इस पीछे की तरफ बोट चला जाता है। ठीक है, जो जेट एरोप्लेन होता है वो भी, रॉकेट, ठीक है, ये सारा चीज़ इस न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद 2-3 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ और ए कर्व विथ एन यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, the body is acted upon a inward acceleration। ठीक है, इनवर्ड अगर एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, अगर आपने एक रस्सी लिया, ठीक है, रस्सी में क्या करेगा, यहाँ से एक आप है, यहाँ पे आप करें और एक रस्सी लिया, रस्सी के यहाँ बाहर एक बॉल टाइट कर दिए, ठीक है, बॉल बांध ली, उसके ये रस्सी को अगर घुमाएंगे तो ये बॉल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। लेकिन अगर इसको हम अचानक छोड़ देंगे तो छोड़ने की वजह से क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोलेंगे क्या, एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बॉल हम घुमा रहे थे ना, वो उसका जो टेंडेंसी क्या था, वो बाहर की जब जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर एंड द सर्कुलर पाथ और द कर्व ऑफ द ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, मास ऑफ ए बॉडी एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, CA से हम डिनोट करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मदद से होगा। ठीक है, उसके बाद जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स, द अपरेंट फोर्स दैट इज फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट एक्ट आउटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। ये आउटर एक बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसको ही बोले हैं कि सेंटर जो रोटेशन का सेंटर है उससे बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में जो एक मेन और एक चीज़ बाकी था वो था फोर्स, तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज़ अ वे ऑफ मेजर हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ओवर द एरिया। मतलब एक एरिया है, एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको ही हम बोलेंगे प्रेशर। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। मतलब प्रेशर को क्या बोलेंगे, एक एरिया है, मान लीजिए ये एरिया सेक्शन है हम लोग के ऊपर, इसमें कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रेशर। प्रेशर को हम कैसे बोलेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो हम लोगों ने जब बताया था कि फोर्स का जब डायमेंशन हम याद रखेंगे तो प्रेशर में काम आएगा, तो यहीं पर काम आएगा कि फोर्स का क्या था, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 2 t टू द पावर -2। इससे हम यहाँ पे एरिया को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, Hence the pressure is defined as the force over a given unit area। एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको ही हम बोलेंगे प्रेशर। ऐसा यूनिट प्रेशर इज पास्कल इक्वल टू द न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और किलो पास्कल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर एंड द वाटर प्रेशर, उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। एयर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ अ वेट ऑफ ए एरिया अबव द एटमोसफेयर। मतलब कोई एटमोसफियर है हम लोग के पास आसपास, एटमोसफियर में जो प्रेशर कोई भी वस्तु के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम जो मेजर करेंगे उसको हम एयर प्रेशर से डिनोट करेंगे। वी मेजर एयर प्रेशर विद बैरोमीटर विच हेल्प्स अस टू फोरकास्ट द वेदर।
वो जो हम लोग एयर प्रेशर है वो किससे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। तो अब बैरोमीटर क्या करता है, हम लोग को जो वेदर फोरकास्ट है वो, तो इसमें 3 कंडीशन हम देखेंगे कि इसमें बैरोमीटर में जो चेंजेस होगा उससे हम वेदर कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो वेदर फोरकास्ट में हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैरोमीटर इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंट किया था 1643 में इटालियन साइंटिस्ट नेम एज द इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली। इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली ने 1643 में इसको इन्वाइट किया था। और इसमें 3 कंडीशन जो था, एक अगर एयर प्रेशर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू विद द वेदर, इसमें क्या होगा, अगर हाई प्रेशर कोल्ड एयर पुशेस डाउन, ठीक है। लो प्रेशर, अगर इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए अगर बैरोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर का जो पारा होगा, ठीक है, वो अगर जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है, जल्दी बढ़ जाएगा तो जल्दी घट जाएगा, तो घट जाएगा, घटने का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, जो लो प्रेशर लो हो जाएगा तो उसमें कहाँ आसपास के जो प्रेशराइज्ड एयर होगा उसमें वहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेदर होगा वो क्लाउडी हो जाएगा, रेन होने की चांसेस होगा, ठीक है। और हाई प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर हाई है, जो बैरोमीटर का जो पारा होगा वो हाई रहेगा, तो क्या कोल्ड एयर होगा, वो फाइन वेदर भी फाइन होगा। तो ये 3 कंडीशन, अगर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है मतलब कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हम इसमें याद रखेंगे। और जो लिक्विड में जो होता है, लिक्विड में हम लोग को पता है, जो लिक्विड में फ्लूइड भरेंगे तो उसमें अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन लिक्विड में प्रेशर में क्या बोल रहे हैं, जो लिक्विड प्रेशर था, अगर कोई वस्तु को हम लिक्विड में ऐसे पुश करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स देगा, जिसको हम बॉयंसी वो या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो अगर फ्लूइड आएगा तो उसको भी बात करेंगे। तो ये था लिक्विड प्रेशर और ये गैसियस प्रेशर, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि हम लोगों का फोर्स एंड प्रेशर था, ठीक है। तो हम लोगों का जो फिजिक्स का 3 नंबर लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद हम लोग बायोलॉजी करेंगे फिर से, और ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। जो हम लोगों का जो रेलवे जनरल साइंस का सीक्वेंस चल रहा है अभी, वो चलेगा, रेगुलर क्लासेस आएगा अब। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और अपडेट्स वगैरह हर एक कुछ टेलीग्राम में अवेलेबल होगा। और ये रहा हम लोगों का चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और डेली लेक्चर्स आएगा आपसे जनरल साइंस के लिए। तो हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि फोर्स एंड प्रेशर। तो आप इसके बाद फिजिक्स का जो लेक्चर रहेगा, जो इसके बाद आएगा, जो ग्रेविटेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरा MCQ वगैरह हर एक कुछ ग्रेविटेशन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो जाए, उसके बाद ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड करेंगे। ऐसे ही हम लोग के पास और 10 से 12 चैप्टर है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। कमेंट करेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह होगा। थैंक यू सो मच। और